आप सभी को नमस्कार दोस्तों। ये मेरा YouTube पे पहला वीडियो है और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। ये मेरी एक पूरी सी लैंग्वेज की एक पूरी सीरीज होगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारे कंटेंट मिलेंगे, थ्योरेटिकल कंटेंट एज वेल एज जो प्रोग्रामिंग के कंटेंट हैं वो सारे के सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। मैं साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये जो कंटेंट हैं इस चैनल के वो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो इस चैनल का जो मैंने इसमें फर्स्ट चैप्टर डाला है वो इंट्रोडक्शन है। अपने बारे में भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में भी देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पंकज सक्सेना, मुझे लगभग 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स में और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। उसके बाद क्योंकि आज का जो टाइम है वो हमारा डिजिटल टाइम एक चल रहा है जिसमें कि हम ऑनलाइन पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसी को सोच के मैंने लॉजिक्स चैनल बनाया है। और इस चैनल का जो मतलब है वो भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब लॉजिक्स आप लोगों के समझ में आने चाहिए। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के। चैप्टर 1 जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, इंट्रोडक्शन नाम है इस चैप्टर का। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारी, वो चीज़ आती है हमारी कि प्रोग्रामिंग क्या है। जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेके एक कंफ्यूज रहते हैं। जो बच्चे 12th क्लास को पास करके आते हैं तो वो लोग प्राइमरीली उसमें कंफ्यूज रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वगैरह में थोड़ा सा 12th में ये सी लैंग्वेज वगैरह का होता है तो वो बच्चे इतना कंफ्यूज नहीं रहते, लेकिन ये चैनल सभी के लिए है, सबके समझ में आने के लिए है। तो बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग मीन्स के एक तरीके से जिस तरीके से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका क्या मतलब है प्रोग्रामिंग का कि हमें कंप्यूटर को उसकी भाषा में, मतलब कि जो उसकी भाषा है, जैसे सी लैंग्वेज कंप्यूटर की एक भाषा है, अब वो कंप्यूटर को एक उसे प्रोग्राम के रूप में सारी चीज़ें समझ में आती हैं। हर प्रोग्राम की एक एक लाइन को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस देने को हम उसको एक ये प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग करना मतलब कि कंप्यूटर को प्रोग्राम करना जिससे कि वो आपके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब भी हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट हम केवल और केवल एक ही तरह से कर सकते हैं और वो हमारा तरीका है कि कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करके। कंप्यूटर से बिना कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग किए हुए हम कंप्यूटर से किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स के किसी भी भाषा में जो कंप्यूटर समझता है उस भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इस चैप्टर के बाद थोड़ा थोड़ा समझने के बाद मैं आपको अपना ईमेल आईडी भी दूंगा और जिसमें कि आपकी जो भी क्वायरीज होंगी आप वो क्वायरीज मेरे से पूछ सकते हो और फॉर श्योर आई विल रिप्लाई दैम। इसके अलावा चूंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारी सी लैंग्वेज आखिर है क्या। सी लैंग्वेज, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हो कि मैंने ये लिखा हुआ है कि हमारी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब बात ये होती है कि जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज हमारी साधारण से कार्यों के लिए या जनरली जिसको हम यूज़ कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो हमारा सी लैंग्वेज में बना है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा बना है वो हमारा सी लैंग्वेज में बना है।
और जो सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया वो अमेरिका में, यूएसए में एक लैब का नाम है AT&T बेल लैबोरेटरीज। तो वहाँ पे इसको एक साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, तो वहाँ पे इसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1972। जो हमारी सी लैंग्वेज थी उसको दो लैंग्वेज के फीचर्स को मिला के, वैसे तो कोई भी लैंग्वेज कोई एक अकेला व्यक्ति इनफैक्ट नहीं बनाता है, तो डेनिस रिची और उनकी टीम ने मिलके ये लैंग्वेज बनाई। और इसके अलावा जो इस लैंग्वेज को बनाने में जो बाकी की मेन दो लैंग्वेजेस का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा, वो लैंग्वेज बी और लैंग्वेज BCPL। ये जो BCPL है इसका फुल नेम जो है वो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बी और BCPL के फीचर्स को इनहेरिट करके सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया। अब ये सी जो लैंग्वेज उसने डेवलप की उसका फेमस होने का एक रीज़न ये भी है कि सी लैंग्वेज हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज है। वो बोलते हैं ना कि सी और C++ अगर नहीं आती है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते हो, तो ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो सी और C++ के अलावा, तो सबका बेस आपको C और C++ ही मिलेगा। कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको C और C++ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आप नेक्स्ट लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सी लैंग्वेज जो है वो हमारी केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो हमारी ABCD होती है ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें वो लोअर केस और अपर केस लेटर्स को, मतलब कि कैपिटल A हो गया या स्मॉल a हो गया, तो इनको डिफरेंटली ट्रीट करती है। इन दोनों के मतलब सी लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। तो ये हमारी सी लैंग्वेज हुई। अब बात यह है कि जैसे सी लैंग्वेज का सी नाम पड़ा, तो सी ही नाम क्यों पड़ा सी लैंग्वेज का? इसका जो रीज़न है वो ये है कि सी से पहले हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल बी लैंग्वेज आई। जैसे मैंने आपको बताया कि बी और BCPL के फीचर्स को इनहेरिट करके हमने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। तो एक तरह से ये माना गया कि सी से पहले हमारी बी लैंग्वेज आई तो बी के बाद सी होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इस लैंग्वेज का नाम सी रख दिया गया। इसका कोई भी और लॉजिक नहीं है, बस एक बी लैंग्वेज डेवलप थी तो बी के बाद सी लैंग्वेज आई तो इसका नाम हमारा सी लैंग्वेज पड़ गया। तो इसका ये रीज़न है कि जो हमारी लैंग्वेज सी है उसका नाम सी क्यों पड़ा, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है वो ये है कि जो हमारी ये जो लैंग्वेज है, सी जो लैंग्वेज है, उसकी हमारी हिस्ट्री क्या है। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री हमारी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जो सी लैंग्वेज का जो डेवलप करने का ओरिजिनली हमारा एक प्रयास था वो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करना था। तो डेनिस रिची ने ये कोशिश की कि हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेवलप करें वो हम सी लैंग्वेज के थ्रू करें। अब सी लैंग्वेज जो थी वो फिर से मैं बताऊंगा कि BCPL और बी के थ्रू बनाई गई थी। BCPL जो हमारी लैंग्वेज थी उसको डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड ने, और BCPL ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस थी बी से, क्योंकि BCPL और बी दोनों ही आपस में ऐसी लैंग्वेज थी जिनसे कि मिला के हमने सी को बनाया था। तो इसके बाद एक जैसे जैसे हमारी 1972 में इन दोनों लैंग्वेजेस को मिला के हमारी सी लैंग्वेज डेवलप हुई, फिर उसके ऑलमोस्ट 11 इयर्स के बाद एक स्टैंडर्ड डेवलप हुए जिसको कि हमने NC करके ANSI नाम दिया। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो वो डेवलप हुए
और ये एक MC स्टैंडर्ड माने गए। और इसके अलावा जो हमारी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी उसको हमने एल्गोल कहा। ये भी एक लैंग्वेज हमारी किसी भी लैंग्वेज के लिए एक बेस मानी गई, चाहे हम लैंग्वेज सी लें, उसमें भी हमारा जो एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के जिसमें हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिथम किसी भी चीज़ की प्रोग्राम करने से पहले हम किसी भी एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो एल्गोल लैंग्वेज जो थी वो हमारी एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए बनाई गई थी। ये हमारी 1960 में बनाई गई थी। तो जो हमारी एल्गोल थी उसने हमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए मोटिवेट किया। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मतलब जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर होगा कि एक स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग करना, मतलब कि ऐसे प्रोग्रामिंग करना जो कि समझने में आसान हो और जो कि यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली मतलब जो भी यूज़र उसको यूज़ कर रहा है उसको समझ में आने के लिए आसान हो। ठीक है। अब इस टाइम ड्यूरेशन के बाद आप कह सकते हो कि 1960 से 1972 या 83 इन सब टाइम ड्यूरेशन के बीच में एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इन्वेंशन का एक दौर चला। इसी बीच में हमारी BCPL और फिर हमारी ये जो C लैंग्वेज थी ये डेवलप हुई। तो एक तरीके से ये हमारी जो हिस्ट्री है वो है C लैंग्वेज के डेवलप होने की। तो इसको मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। समझ में नहीं आएंगी तो मैं आपको मेल ID दूंगा, उस पर आप मेरे को प्रॉपर बता सकते हो कि आपकी इसमें क्या नहीं समझ में आई है। फिर भी मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बिगनिंग से लेके चलूँ, इसीलिए मैंने अभी इसमें प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं डाला है, सिर्फ ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए और जिसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, ये मेरा 12-15 ईयर्स का जो एक एक्सपीरियंस है वो है कि हमारी हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखिए, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब है कि जो हमारी लैंग्वेजेस ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। ह्यूमन फ्रेंडली का मतलब कि जो ह्यूमन की समझ में आसानी से आ जाती हैं। अब ह्यूमन की समझ में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आसानी से आ जाएंगी? जो या तो हिंदी में लिखी हों या तो इंग्लिश में लिखी हों। अब कंप्यूटर हिंदी को तो समझता नहीं है, तो कंप्यूटर किसको समझेगा? इंग्लिश को समझेगा। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट सेंटेंस को इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम जो प्रोग्राम का डेवलपमेंट करते हैं वो हम एक यूज़र फ्रेंडली वे में इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज़ करके करते हैं। तो जैसे कि हम C लैंग्वेज में करते हैं। अभी ये आपका चैप्टर 2 या 3 में आगे की चीज़ें स्टार्ट होंगी, तब आपकी समझ में ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि हाई लेवल लैंग्वेज से यहाँ पे क्यों मतलब है, या मैं C लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कह रहा हूँ। और जनरली आज के टाइम में जो हम कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं वो नॉर्मली सारी की सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होती हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हर लैंग्वेज को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है, जिसमें कि हम नॉर्मली अपना ह्यूमन लैंग्वेज में, जिसको कि हम इंग्लिश कहेंगे, उसमें हम टाइप कर सकें। ठीक है। अब बात आती है कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी 2 पार्ट में बांटी जा सकती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली हमारी जो होती हैं वो बहुत क्लोज होती हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस के। इन 2 लेवल्स में हम बांटते हैं, एक तो मशीन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मशीन लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंडली असेंबली लैंग्वेज। तो पहले हम समझते हैं कि जो मैंने आपको मशीन इंस्ट्रक्शंस बोले वो मशीन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। मशीन इंस्ट्रक्शन को ही मैंने फर्स्ट पार्ट जो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज है वो बोल दिया, दोनों एक ही चीज़ें हैं।
तो सबसे पहले आप मशीन लेवल लैंग्वेज समझो। मशीन लेवल लैंग्वेज का जो हमारा मतलब होता है, मशीन कौन से किस चीज़ को समझती है। मशीन हमारा जो कंप्यूटर है हमारा, वो हमारा केवल 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा हम उसको देते हैं वो सिर्फ उसको समझता है, यानी कि बाइनरी डेटा। बाइनरी मतलब 2, बाइनरी का मतलब होता है 2, और वो कौन कौन से होते हैं 2, 0 और 1, सिर्फ ये 2 होते हैं। अब आप सोचो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर कोई अगर कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम करने बैठेगा तो ये उसके लिए कितना डिफिकल्ट टास्क होगा, एक बार आप सोच के देखो। तो जनरली हम इसमें प्रोग्राम नहीं कर पाते थे, ये चूंकि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि 0 और 1 के फॉर्म में। लेकिन अब था क्या कि कंप्यूटर तो वही भाषा समझेगा 0 और 1 वाली, और हम उसको इस भाषा में इनपुट देना नहीं चाहते हैं। तो इट मीन्स कि हमें कोई ऐसी लैंग्वेज को इन्वेंट करना है जो कि हम उसको इनपुट दें अपना नॉर्मल लैंग्वेज में, और कोई उसे सॉफ्टवेयर ऐसी लैंग्वेज में चेंज कर दे जो कि कंप्यूटर को वो 0 और 1 के फॉर्म में मिले। तो इसके लिए हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज का सेकेंड पार्ट आया वो हमारा असेंबली लैंग्वेज के नाम से आया। असेंबली लैंग्वेज में हमने कुछ इजी वर्ड्स का यूज़ किया, जैसे मूव के लिए MOV, एडिशन के लिए हमने ADD यूज़ किया, या सब्ट्रैक्शन के लिए हमने SUB यूज़ करा। दीज आर इजी वर्ड्स। अब इसके साथ प्रॉब्लम वही थी जो मैंने आपको बताई कि मतलब कोई ना कोई हमें एक ऐसा कन्वर्टर सॉफ्टवेयर चाहिए था जो कि इन इंस्ट्रक्शंस को, जो कि ये मूव, ऐड या सब वाली चीज़ें हैं, इनको 0 और 1 के फॉर्म में चेंज कर दे। ये कुछ ऐसा ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक व्यक्ति को जापानी लैंग्वेज आती है और दूसरे को हिंदी समझ में आती है, तो जापानी व्यक्ति अगर जापानी बोलेगा तो हिंदी वाले को कुछ नहीं समझ में आएगा। इट मीन्स उसे क्या चाहिए, एक कन्वर्टर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जापानी को हिंदी में कन्वर्ट कर दे। एक ऐसा व्यक्ति चाहिएगा ना जिसको कि हम नॉर्मली मीडिएटर कहते हैं। जापानी को हिंदी में मीडिएटर ने कन्वर्ट करा और तब उसको समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके का कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमें क्या चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असेंबलर। तो हमें असेंबलर नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि इन चीज़ों को मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, तो वो फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ में आ जाता है और यूज़र को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, या नॉर्मल को इनको आप कमांड भी कह सकते हो, या नॉर्मल कमांड के रूप में देना पड़ता है, लाइक मूव, ऐड, ADD, ऐड, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये इसका हमारा हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस हो गई। अब इसका फ़र्क ये है, आप कहोगे कि असेंबली लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज क्यों नहीं हुई, जबकि हम तो इसमें डायरेक्ट वही चीज़ कर रहे हैं और इसमें एक सॉफ्टवेयर हमने असेंबलर लिया और उसने कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ये भी हाई लेवल लैंग्वेज हुई। तो नहीं, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं हुई, क्योंकि इसमें हम जस्ट इन एक पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने एडिशन के लिए ADD यूज़ कर दिया, अब इसको आप ADD ही लिख सकते हो। अगर आप एडिशन लिखोगे तो ये एरर दे देगा, जबकि वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में आप पूरा का पूरा इसका सेंटेंस लिख सकते हो कि द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर, वो चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते हो। ये डिफरेंस है हाई लेवल में और असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपका 6 पॉइंट पे हेडिंग इसमें रखा हुआ है कि ये दोनों चीज़ें जो मैंने और करके लिखी हुई हैं कि वाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग और फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज, इन दोनों चीज़ों का एक ही मतलब है। मतलब कि या तो आप ये कह लो कि हमने सी लैंग्वेज को या सी प्रोग्रामिंग को क्यों सीखना चाहिए, या अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि फीचर्स क्या हैं सी लैंग्वेज के, तो दोनों का आंसर यही होगा। देखो, इसका पहला तो जो आंसर है वो ये होगा कि सबसे पहले सी लैंग्वेज हमारी सीखने में आसान है। सबसे जो बेसिक लैंग्वेज है वो एक बात समझ लो कि सी लैंग्वेज है। अगर सबसे बेसिक लैंग्वेज सीखनी है तो वो सी लैंग्वेज है। ठीक है,
सी लैंग्वेज में कोई आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। सी लैंग्वेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इजी कॉन्सेप्ट हैं। स्विच केस हो गया, आपका इफ एल्स हो गया, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं, आपकी आसानी से समझ में आने लायक कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए हम इसको ये मानते हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज है ये एक हमारी इजी लैंग्वेज है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज से क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चर्ड का जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब एक तरीके से ये होता है कि हमारी जो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। तो सी को एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सी के जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, एक्चुअली सी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, लाइक फंक्शन हो गया, लूप्स हो गए। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। एक फंक्शन बना के आप उसको कई जगह काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो सी के कॉन्सेप्ट हैं, अभी जिनको आप आगे पढ़ोगे, अभी मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये इस तरीके से सी एक स्ट्रक्चर में होती है। स्ट्रक्चर मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। तीसरी चीज, सी का यूज़ बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हमारे डेवलप होते हैं, आज भी सी का यूज़ होता है वहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सी का बहुत यूज़ है। नेक्स्ट हमारा सी एक रिलायबल लैंग्वेज है। रिलायबल से मीन्स कि एक भरोसेमंद लैंग्वेज है। आप बोल सकते हो कि ये हमारी एक भरोसेमंद लैंग्वेज है। भरोसेमंद मतलब कि ट्रस्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब ये कोई हमारी नई लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी पूरी तरीके से टेस्टेड लैंग्वेज है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टेबल, जिसमें कि पोर्टेबल को समझने में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो पोर्टेबल को समझ लो कि क्या होता है। पोर्टेबल का मतलब हमारा ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर पे, तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, भाई आप अगर एक प्रोग्राम बनाओगे तो वो किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही तो बनाओगे ना। तो अगर आपका वो प्रोग्राम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी या तो प्रोग्राम में बिना चेंज किए वो चल जाए या फिर थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए आपका प्रोग्राम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी सही आउटपुट देके चल जाए, तो इसे हम पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम सब लोग MS वर्ड में काम कर चुके हैं। MS वर्ड क्या होता है? MS ऑफिस का एक पार्ट होता है। MS ऑफिस का एक पार्ट होता है MS वर्ड। तो MS वर्ड में हम सब लोग काम कर चुके हैं। अब हम ये चाहें कि हमारी जो MS वर्ड की एक फाइल बनी है वो हमारी MS वर्ड की फाइल उबंटू, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? जिसको कि हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी मनी, जिसको कि हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फाइल जब हम वर्ड की फाइल अपनी उबंटू में खोलते हैं तो उबंटू में भी आपकी ये फाइल खुल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी प्रोग्राम का पोर्टेबल होने का। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है कि जो सी लैंग्वेज है उससे आप हर तरह का काम कर सकते हो। मतलब कि वो लैंग्वेज आपकी हर नीड को पूरी कर सकती है। एफिशिएंट है वो लैंग्वेज आपकी हर नीड को पूरी करने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अपना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके जो हमारे जो टॉपिक हैं वो भी मैं कहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर 7 और ये है हमारा एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। मतलब कि सी लैंग्वेज को यूज़ करने के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब लाभ या फ़ायदे हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज को यूज़ करने के फ़ायदे इस तरीके से देख सकते हैं।
आप नोट्स तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर ही सकते हो, लेकिन जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ मेनली आपको उन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। नोट्स तो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ अगर एक बार आपने ये समझ लिया तो फिर आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो इसमें आपको एडवांटेजेस में दे रखा है वो सबसे पहले है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। और मेमोरी का तो मतलब सब लोग जानते ही होंगे, कंप्यूटर की मेमोरी। एलोकेशन का मतलब अलोकेट करना, मेमोरी को अलोकेट करना, मेमोरी को रिजर्व करना, जितनी मेमोरी की हमें ज़रूरत है उतनी मेमोरी को रिजर्व करना। अब देखो, इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उसके लिए मेमोरी को अलोकेट करते हैं। ठीक है, कि भाई हमने प्रोग्राम के लिए इतनी मेमोरी हमने पहले से रिजर्व कर दी। ठीक, और दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा तो हम रन टाइम पे ही मेमोरी को अलोकेट कर देंगे। अब ये एक ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम प्रोग्राम के रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट कर दें। इसे हम कहते हैं प्रोग्राम के रन टाइम पे, जब हम मतलब कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब हम मेमोरी को अलोकेट करते हैं तो इसको हम डायनामिक मेमोरी अलोकेशन बोलते हैं। ये एक ज़्यादा अच्छा तरीका है इन कंपैरिजन टू जब हम प्रोग्राम के लिए पहले से ही मेमोरी एलोकेट करते हैं। जब हम प्रोग्राम के लिए पहले से ही मेमोरी एलोकेट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन यहाँ पे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेमोरी इसमें वेस्ट नहीं होती है। और मेमोरी हम ये जानते हैं कि मेमोरी आज के टाइम में कोई बहुत अधिक बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल मेमोरी इज़ स्टिल अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो जितनी भी हमें हो सके हमें उतना एफिशिएंटली इस रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है उसके थ्रू हम मेमोरी को थोड़ा सेव कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि हम उतनी ही मेमोरी लेंगे जितनी की हमें ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारे लिए एक बेटर कॉन्सेप्ट है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सी का प्रोग्राम बना रहे हो। अब सी का प्रोग्राम नहीं बल्कि इसके लिए हम ये कहेंगे कि हम एक मान लीजिए बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सी का। तो अब एक व्यक्ति उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को बनाए तो ये चीज़ उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगी। अब यही चीज़ अगर हम उस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, यानी कि हम उस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट मॉड्यूल्स कर दें, मॉड्यूल्स मतलब टुकड़े कर दें, और उस हर एक टुकड़े को अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे दें कि आप इस अलग अलग टुकड़े को बनाओ, और जब वो सारे टुकड़े बन जाएं तो फिर हम उनको रीअसेंबल कर दें और फिर वो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ काम करने लगे। तो ये एक अच्छा तरीका है ना। अब ये किस तरीके से अच्छा तरीका है, क्योंकि पहली बात तो जब अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग अलग काम करेंगे हर एक मॉड्यूल पे तो काम जल्दी फिनिश होगा। ठीक है, अगर मान लो सॉफ्टवेयर के हमारे 10 मॉड्यूल बने और 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर जल्दी बनेगा ना। और उसके बाद हमने उसे रीअसेंबल कर लिया तो वो काफ़ी जल्दी बन गया ना सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसलिए जो सी लैंग्वेज है वो हमें मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि हम मॉड्यूल बना के सी लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बना सकते हैं।
ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो जनरल पर्पस से मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ग्राफिक्स में कोई गेम्स बना सकते हैं। इस तरीके की जो जनरल एप्लीकेशन हैं या जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं उसमें हम सी लैंग्वेज का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं और आज के टाइम में हो भी रहा है। ठीक है, अच्छा अब जैसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको इस तरीके से कह देते हैं कि कुछ चीज़ों में ये बहुत अधिक बेटर लैंग्वेज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली हम इसके लिए सी यूज़ करते हैं। हालांकि हम डेटा स्ट्रक्चर के लिए और भी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं लेकिन सी भी यूज़ करते हैं। तो पावरफुल लैंग्वेज तो है ही। अब आप सोचो जिस लैंग्वेज ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, तो वो लैंग्वेज पावरफुल तो होगी ना। ठीक है ना, तो इस बेस पे हम इसको पावरफुल लैंग्वेज कहते हैं। ईजी टू लर्न, देखो ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ईजी टू लर्न हमारा इसलिए है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ज़रा भी मुश्किल नहीं है। मतलब मैं तो एक तरीके से ये मानता हूँ कि सी जो स्टार्ट होती है वो सी हमारी स्टार्ट ही केवल पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से होती है। बाकी की जो सी है वो अगर आप आराम से बैठ के समझोगे, जो ये केवल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे नोट्स के अलावा आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या जो मैं समझा रहा हूँ उसके अलावा आपको किसी से भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सी लैंग्वेज में अभी आप पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो लाइक इफ़, एल्स, गो टू, स्विच, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, या कह लीजिए कि मैं इनको आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि जो कि आपको बहुत आसान लगेंगी। बाकी अगर आप बुक वगैरह में देखोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत टफ लगेंगी, सीखने में आपको बहुत टफ लगेगा क्योंकि इन चीज़ों के अलग अलग रूल हैं। कोई कहता है कि गोटू को यूज़ करना चाहिए, कोई कहता है गोटू को नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई बोलता है कि स्विच का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर हमें स्विच का यूज़ क्यों करना चाहिए और इफ़ का क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इन चीज़ों के आंसर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इन चीज़ों के आपको प्रॉपर नोट्स भी दूंगा और नोट्स के साथ साथ ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा भी। नेक्स्ट इसमें मैंने पॉइंट आपको दिया है कि बिल्डिंग ब्लॉक है ये सी हमारी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। तो ये मैंने आपको बताया ही कि सी और सी प्लस प्लस सीखे बिना आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते। तो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक हुई ना। अब देखो जिस चीज़ के फ़ायदे हैं तो उस चीज़ के थोड़े बहुत नुकसान तो हो सकते हैं, मतलब एक दो नुकसान तो उसके हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करें हम तो सी के ऐसे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एक दो डिसएडवांटेज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सी हमारी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है नहीं, तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर होने का तो मतलब भी नहीं है। थोड़ा सा डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। वो क्यों प्रॉब्लम है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लैंग्वेज हमारी सी होती है एक्चुअली उसका कोई अलग से डेटाबेस नहीं होता है, और बाकी लैंग्वेजेस में जनरली हर किसी का एक अलग डेटाबेस होता है। जैसे डेटाबेस हम मान लीजिए MS एक्सेस में बना दें, वो अलग से डेटाबेस हमारा हो गया। SQL में बना दें हम तो वो अलग से डेटाबेस हो गया। तो सी का अपना खुद का डेटाबेस होता है, इसलिए थोड़ा सा ये माना जाता है कि उतनी डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब कि जो एरर की सिचुएशन होती है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करती, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा है क्योंकि आपको एक एक एरर उसके सामने कंपाइलर आपको स्क्रीन पे सारा कुछ दिखाता है। तो नॉर्मली ऐसे कोई डिसएडवांटेज नहीं है सी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको इसमें पढ़ाया वो आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से इसमें पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Okay.